11. उचित तर्कसंगत। अधिकतर तर्कसंगत होने का लक्ष्य रखना ठंडे तर्कसंगत होने की कोशिश करने से बेहतर काम करता है। आप एक स्प्रेडशीट नहीं हैं। आप एक व्यक्ति हैं, एक उलझा हुआ, भावुक व्यक्ति। मुझे इसे समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन एक बार जब यह समझ में आया तो मुझे एहसास हुआ कि यह वित्त के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। इसके साथ कुछ ऐसा भी आता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वित्तीय निर्णय लेते समय ठंडे दिमाग से काम लेने का लक्ष्य न रखें, बस काफी उचित होने का लक्ष्य रखें। तर्कसंगत अधिक यथार्थवादी है और आपके पास लंबे समय तक इसके साथ बने रहने का बेहतर मौका है, जो कि पैसे का प्रबंधन करते समय सबसे ज्यादा मायने रखता है। आपको यह समझाने के लिए कि मेरा मतलब क्या है, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसने मलेरिया से सिफिलिस का इलाज करने की कोशिश की थी। जूलियस वैगन जॉरेग 19वीं सदी के मनोचिकित्सक थे, जिनके पास दो अद्वितीय कौशल थे। वह पैटर्न को पहचानने में अच्छे थे और जिसे अन्य लोग पागल मानते थे, उसे वह केवल बोल्ड लगता था। उनकी विशेषता गंभीर न्यूरोसाइफिलिस वाले मरीज थे, तब बिना किसी ज्ञात उपचार के एक घातक निदान। उन्होंने एक पैटर्न देखना शुरू कर दिया। यदि सिफिलिस के मरीजों को किसी असंबंधित बीमारी के कारण लंबे समय तक बुखार रहने का अतिरिक्त दुर्भाग्य होता था, तो वे ठीक हो जाते थे। वैगन जॉरेग ने माना कि यह उस धारणा के कारण था जो सदियों से चली आ रही थी, लेकिन डॉक्टर अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। बुखार शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करने में भूमिका निभाता है, इसलिए वह तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचे। 1900 के दशक की शुरुआत में वैगन जॉरेग ने टाइफाइड, मलेरिया और चेचक के निम्न स्तर के रोगियों को इंजेक्शन देना शुरू किया ताकि उनके सिफिलिस को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत बुखार पैदा हो सके। ये सुनने में जितना खतरनाक लगता है उतना ही खतरनाक था। उनके कुछ मरीजों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आखिरकार उन्होंने इसके कमजोर संस्करण पर समझौता कर लिया। मलेरिया, क्योंकि कुछ दिनों के हड्डी हिलाने वाले बुखार के बाद क्विनैन से इसका प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सकता है। कुछ दुखद परीक्षण और त्रुटि के बाद उनका प्रयोग काम कर गया। वैगन जॉरेग ने बताया कि मलेरिया थेरेपी से उपचारित सिफिलिस के 10 में से 6 मरीज ठीक हो गए, जबकि 10 में से 3 मरीज अकेले रह गए। उन्होंने 1927 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जीता। संगठन आज नोट करता है, अपने पूरे कामकाजी जीवन में वैगन जॉरेग का मुख्य कार्य बुखार पैदा करके मानसिक रोग को ठीक करने का प्रयास था। भगवान का शुक्र है, पेनिसिलिन ने अंततः सिफिलिस रोगियों के लिए मलेरिया थेरेपी को अप्रचलित बना दिया। लेकिन वैगन जॉरेग इतिहास के एकमात्र डॉक्टरों में से एक हैं जिन्होंने न केवल संक्रमण से लड़ने में बुखार की भूमिका को पहचाना, बल्कि इसे उपचार के रूप में भी निर्धारित किया। बुखार हमेशा जितना डरावना होता है, उतना ही रहस्यमय भी होता है। प्राचीन रोम के लोग बुखार से लोगों की रक्षा करने वाली देवी फेब्रिस की पूजा करते थे। उसे प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में ताबीज छोड़े गए, जिससे अगले दौर की कंपकंपी से बचने की उम्मीद की जा सके। लेकिन वैगन जॉरेग कुछ कर रहे थे। बुखार आकस्मिक उपद्रव नहीं है, वे शरीर की पुनर्प्राप्ति की राह में भूमिका निभाते हैं। अब हमारे पास संक्रमण से लड़ने में बुखार की उपयोगिता के बेहतर, अधिक वैज्ञानिक प्रमाण हैं। यह देखा गया है कि शरीर के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि से कुछ वायरस की प्रतिकृति दर 200 के कारक तक धीमी हो जाती है। NIH पेपर लिखता है, कई जांचकर्ताओं ने बुखार प्रदर्शित करने वाले मरीजों के बीच बेहतर परिणाम की पहचान की है। वानसिएटल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ने उन माता-पिता को शिक्षित करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक अनुभाग शामिल किया है जो अपने बच्चे के तापमान में थोड़ी सी भी वृद्धि से घबरा सकते हैं। बुखार शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। वे शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं।
बीमार बच्चों के लिए 100 डिग्री और 104 डिग्री F के बीच का सामान्य बुखार अच्छा होता है। लेकिन यहीं पर विज्ञान समाप्त हो जाता है और वास्तविकता हावी हो जाती है। बुखार को लगभग सार्वभौमिक रूप से एक बुरी चीज के रूप में देखा जाता है। जैसे ही वे प्रकट होते हैं, उन्हें कम करने के लिए उन्हें टाइलेनॉल जैसी दवाओं के साथ इलाज किया जाता है। रक्षा तंत्र के रूप में लाखों वर्षों के विकास के बावजूद कोई अभिभावक नहीं, कोई रोगी नहीं, बहुत कम डॉक्टर और निश्चित रूप से कोई भी दवा कंपनी बुखार को एक दुर्भाग्य के अलावा और कुछ नहीं मानती जिसे खत्म किया जाना चाहिए। ये विचार ज्ञात विज्ञान से मेल नहीं खाते। एक अध्ययन स्पष्ट था, बुखार का उपचार आईसीयू सेटिंग में आम है और संभवतः साक्ष्य आधारित अभ्यास के बजाय मानक हठधर्मिता से संबंधित है। सेंटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के निदेशक हॉवर्ड मार्केल ने एक बार बुखार फोबिया के बारे में कहा था, ये सांस्कृतिक प्रथाएं हैं जो उतनी ही व्यापक रूप से फैलती हैं जितनी संक्रामक बीमारियां उनके पीछे होती हैं। ऐसा क्यों होता है? यदि बुखार फायदेमंद है तो हम उससे इतने व्यापक रूप से क्यों लड़ते हैं? मुझे नहीं लगता कि यह जटिल है। बुखार दुख देता है और लोग दुख नहीं पहुंचाना चाहते, इतना ही। डॉक्टर का लक्ष्य सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं है, यह रोगी के लिए उचित और सहनीय सीमा के भीतर बीमारी का इलाज करना है। बुखार से संक्रमण से लड़ने में मामूली लाभ हो सकता है, लेकिन यह नुकसान पहुंचाता है। और मैं दर्द रोकने के लिए डॉक्टर के पास जाता हूं। जब मैं कंबल के नीचे कांप रहा होता हूं, तो मुझे डबल ब्लाइंड पढ़ाई की परवाह नहीं होती। यदि आपके पास बुखार रोकने वाली कोई गोली है तो अभी मुझे दे दीजिए। यदि आपको कोई संक्रमण है तो बुखार की आवश्यकता होना तर्कसंगत हो सकता है, लेकिन यह उचित नहीं है। वह दर्शन तर्कसंगत के बजाय उचित होने का लक्ष्य एक ऐसा दर्शन है जिस पर लोगों को अपने पैसे से निर्णय लेते समय विचार करना चाहिए। अकादमिक वित्त गणितीय रूप से इष्टतम निवेश रणनीतियों को खोजने के लिए समर्पित है। मेरा अपना सिद्धांत यह है कि वास्तविक दुनिया में लोग गणितीय रूप से इष्टतम रणनीति नहीं चाहते हैं। वे ऐसी रणनीति चाहते हैं जो यह सुनिश्चित कर सके कि उन्हें रात में कितनी अच्छी नींद आती है। हैरी मार्कोविट्स ने जोखिम और रिटर्न के बीच गणितीय व्यापार की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। एक बार उनसे पूछा गया था कि उन्होंने अपना पैसा कैसे निवेश किया, और उन्होंने 1950 के दशक में अपने पोर्टफोलियो आवंटन का वर्णन किया, जब उनके मॉडल पहली बार विकसित हुए थे। मैंने अपने दुहक की कल्पना की अगर शेयर बाजार बहुत ऊपर चला गया और मैं उसमें नहीं था, या अगर यह बहुत नीचे चला गया और मैं पूरी तरह से उसमें था। मेरा इरादा अपने भविष्य के पछतावे को कम करना था। इसलिए मैंने अपने योगदान को बांड और इक्विटी के बीच 50/50 विभाजित किया है। मार्कोविट्स ने अंततः मिश्रण में विविधता लाते हुए अपनी निवेश रणनीति बदल दी। लेकिन यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक यह है कि भविष्य में पछतावे को कम करना कागज पर तर्कसंगत बनाना कठिन है, लेकिन वास्तविक जीवन में उचित ठहराना आसान है। एक तर्कसंगत निवेशक संख्यात्मक तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है। एक उचित निवेशक उन्हें एक सम्मेलन कक्ष में ऐसे सहकर्मियों से घिरा हुआ बनाता है जिन्हें आप अपने बारे में बहुत अच्छा सोचना चाहते हैं। एक ऐसे जीवन साथी के साथ जिसे आप निराश नहीं करना चाहते हैं, या मूर्ख लेकिन यथार्थवादी प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ निर्णय लेते हैं जो आपके बहनोई हैं, आपका पड़ोसी और आपके अपने व्यक्तिगत संदेह। निवेश में एक सामाजिक घटक होता है जिसे कड़ाई से वित्तीय चश्मे से देखने पर अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। दूसरा ये कि ये ठीक है। जेसन ज़्विग, जिन्होंने साक्षात्कार आयोजित किया जब मार्कोविट्स ने बताया कि उन्होंने कैसे निवेश किया, बाद में प्रतिबिंबित किया।
मेरा अपना विचार है कि लोग न तो तर्कसंगत हैं और न ही तर्कहीन। हम मानव हैं। हम आवश्यकता से अधिक कठिन सोचना पसंद नहीं करते हैं और हम लगातार ध्यान देने की मांग करते हैं। उस प्रकाश में देखा जाए तो इस तथ्य में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत के अग्रणी ने अपने स्वयं के शोध के लिए बहुत कम सम्मान के साथ अपना प्रारंभिक पोर्टफोलियो बनाया। नहीं, यह आश्चर्य की बात है कि उन्होंने इसे बाद में समायोजित किया। मार्कोविट्ज न तो तर्कसंगत है और न ही तर्कहीन। वह उचित है। वित्त में जिस चीज को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वह यह है कि कोई चीज तकनीकी रूप से सही हो सकती है लेकिन प्रासंगिक रूप से बकवास हो सकती है। 2008 में येल के शोधकर्ताओं की एक जोड़ी ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसमें तर्क दिया गया कि युवा बचतकर्ताओं को स्टॉक खरीदते समय 2-to-1 मार्जिन अपने स्वयं के पैसे के प्रत्येक डॉलर के लिए $2 का ऋण का उपयोग करके अपने सेवानिवृत्ति खातों को सुपरचार्ज करना चाहिए। यह सुझाव देता है कि निवेशक उम्र बढ़ने के साथ उस उत्तोलन को कम कर दें जिससे एक बचतकर्ता को युवा होने पर अधिक जोखिम लेने की सुविधा मिलती है और वह एक बड़े बाजार उतार चढ़ाव को संभाल सकता है और जब वह बूढ़ा हो जाता है तो कम जोखिम उठा सकता है। भले ही लीवरेज का उपयोग करने से आप युवा होने पर बर्बाद हो गए हों, यदि आप 2 से 1 मार्जिन का उपयोग करते हैं तो 50% बाजार गिरावट आपके पास कुछ भी नहीं छोड़ती है। शोधकर्ताओं ने दिखाया कि लंबे समय में बचतकर्ता अभी भी बेहतर स्थिति में होंगे जब तक कि वे चुनते हैं स्वयं वापस आए, योजना का पालन किया और बचत करते रहे। मिटा दिए जाने के अगले दिन 2 से 1 लीवरेज्ड खाता गणित कागज पर काम करता है। यह एक तर्कसंगत रणनीति है लेकिन यह लगभग बेतुका रूप से अनुचित है। कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने सेवानिवृत्ति खाते का 100% होते और इतना अप्रभावित होते नहीं देख सकता कि वे बिना किसी डर के रणनीति पर चलते रहें। वे नौकरी छोड़ देंगे, एक अलग विकल्प की तलाश करेंगे और शायद अपने वित्तीय सलाहकार पर मुकदमा करेंगे। शोधकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी रणनीति का उपयोग करते समय जीवन चक्र निधि की तुलना में अपेक्षित सेवानिवृत्ति धन 90% अधिक है। यह 100% कम उचित भी है। वास्तव में अतार्किक निर्णयों को पसंद करने का एक तर्कसंगत कारण है। यहाँ एक है, मैं सुझाव देता हूँ कि आप अपने निवेश से प्यार करते हैं। यह पारंपरिक सलाह नहीं है। निवेशकों के लिए यह दावा करना लगभग सम्मान का प्रतीक है कि वे अपने निवेश के बारे में भावनाहीन हैं, क्योंकि यह तर्कसंगत लगता है। लेकिन अगर आपकी रणनीति या आपके पास मौजूद स्टॉक के बारे में भावनाओं की कमी है तो मुश्किल होने पर आप उनसे दूर चले जाएंगे। तर्कसंगत सोच एक दायित्व बन जाती है। जो उचित निवेशक अपनी तकनीकी रूप से अपूर्ण रणनीतियों को पसंद करते हैं उनके पास बढ़त है, क्योंकि उनके उन रणनीतियों पर टिके रहने की अधिक संभावना है। ऐसे कुछ वित्तीय चर हैं जो किसी रणनीति के कमजोर वर्षों के दौरान उसके प्रति प्रतिबद्धता की तुलना में प्रदर्शन से अधिक सहसंबद्ध होते हैं। प्रदर्शन की मात्रा और एक निश्चित अवधि में इसे हासिल करने की संभावना दोनों। अमेरिकी बाजारों में पैसा कमाने की ऐतिहासिक संभावना एक दिन की अवधि में 50/50, 1 वर्ष की अवधि में 68%, 10 वर्ष की अवधि में 88% और अब तक 20 वर्ष की अवधि में 100% है। जो कुछ भी आपको खेल में बनाए रखता है उसका मात्रात्मक लाभ होता है। यदि आप वह करें जो आपको पसंद है, को खुशहाल जीवन के मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, तो यह खाली भाग्य की सलाह की तरह लगता है। यदि आप इसे सफलता की मात्रात्मक संभावनाओं को अपने पक्ष में रखने के लिए आवश्यक धैर्य प्रदान करने वाली चीज के रूप में देखते हैं, तो आप महसूस करते हैं कि यह किसी भी वित्तीय रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।
एक ऐसी आशाजनक कंपनी में निवेश करें जिसकी आपको कोई परवाह नहीं है और जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन जब ज्वार अनिवार्य रूप से बदल जाता है तो आप अचानक किसी ऐसी चीज पर पैसा खो रहे हैं जिसमें आपकी रुचि नहीं है। यह एक दोहरा बोझ है और कम से कम प्रतिरोध का रास्ता किसी और चीज पर आगे बढ़ना है। यदि आप शुरुआत से ही कंपनी के बारे में भावुक हैं, आप मिशन, उत्पाद, टीम, विज्ञान जो भी हो से प्यार करते हैं, अपरिहार्य मंदी के समय जब आप पैसे खो रहे होते हैं या कंपनी को मदद की जरूरत होती है, तो यह इस तथ्य से प्रभावित होता है कि कम से कम आपको ऐसा महसूस हो कि आप किसी सार्थक चीज का हिस्सा हैं। वह आवश्यक प्रेरणा हो सकती है जो आपको हार मानने और आगे बढ़ने से रोकती है। ऐसे कई अन्य समय होते हैं जब पैसे के मामले में तर्कसंगत होने के बजाय उचित होना ठीक होता है। एक अच्छी तरह से प्रलेखित घरेलू पूर्वाग्रह है जहां लोग ग्रह के अन्य 95% प्लस को अनदेखा करते हुए उस देश की कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं जहां वे रहते हैं। यह तर्कसंगत नहीं है जब तक आप यह नहीं मानते कि निवेश करना प्रभावी रूप से अजनबियों को पैसा देना है। यदि परिचितता आपको उन अजनबियों का समर्थन करने के लिए आवश्यक विश्वास की छलांग लगाने में मदद करती है, तो यह उचित है। अधिकांश निवेशकों के लिए दिन में कारोबार करना और व्यक्तिगत स्टॉक चुनना तर्कसंगत नहीं है। संभावनाएं आपकी सफलता के विरुद्ध हैं, लेकिन वे दोनों छोटी मात्रा में उचित हैं यदि वे आपके शेष अधिक विविध निवेशों को अकेले छोड़ने के लिए पर्याप्त खुजली करते हैं। निवेशक जोश ब्राउन, जो विविधीकृत फंडों की वकालत करते हैं और ज्यादातर उनके मालिक हैं, ने एक बार बताया था कि उनके पास व्यक्तिगत स्टॉक भी क्यों हैं। मैं व्यक्तिगत स्टॉक नहीं खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अल्फा आउट परफॉर्मेंस उत्पन्न करने जा रहा हूं। मुझे सिर्फ स्टॉक पसंद है और जब से मैं 20 साल का था तब से यह है और यह मेरा पैसा है, मुझे कुछ भी करने को मिलता है। काफी उचित। अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार आगे कहा जा रहे हैं। इसके बारे में अधिकांश पूर्वानुमान भयानक हैं, लेकिन पूर्वानुमान लगाना उचित है। सुबह उठकर अपने आप से यह कहना कठिन है कि आपको पता नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, भले ही यह सच हो। निवेश पूर्वानुमानों पर कार्य करना खतरनाक है, लेकिन मैं समझता हूं कि लोग यह भविष्यवाणी करने की कोशिश क्यों करते हैं कि अगले साल क्या होगा। यह मानव स्वभाव है, यह उचित है। वैनगार्ड के दिवंगत संस्थापक जैक बोगल ने कम लागत वाले निष्क्रिय सूचकांक निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपना करियर धर्मयुद्ध में बिताया। कई लोगों को यह दिलचस्प लगा कि उनके बेटे को एक सक्रिय उच्च शुल्क वाले हेज फंड और म्यूचुअल फंड मैनेजर के रूप में करियर मिला। बोगल, वह व्यक्ति जिसने कहा कि उच्च शुल्क वाले फंड अंकगणित के विनम्र नियमों का उल्लंघन करते हैं, ने अपने स्वयं के कुछ पैसे अपने बेटे के फंड में निवेश किए। स्पष्टीकरण क्या है? बोगल ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया, हम पारिवारिक कारणों से कुछ चीजें करते हैं। यदि यह सुसंगत नहीं है तो ठीक है, जीवन हमेशा सुसंगत नहीं होता है। सचमुच ऐसा कम ही होता है।